बेटा मैकेनिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू फिजिकल एफर्ट्स लाइक फोर्स, प्रेशर, एनर्जी। बेटा प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टीज? सर लाइक लिक्विड गैसेस के कॉलेज से। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट्स कॉल्ड प्रॉपर्टीज। सॉलिड्स क्या होते हैं? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स? सॉलिड सर मतलब सॉलिड मतलब रिजिड प्रॉपर्टी। सॉलिड्स आर दोज जिसके पास फिक्स शेप होती है, फिक्स साइज होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना? ओके। आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। तो बेटा मैकेनिकल और प्रॉपर्टीज इन दोनों का पहले मतलब लिखिए। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। हाँ जी, लिख लिया? सर इसे आपको लिखो। ओके। यस सर हो गया। लिखिए। इन दिस चैप्टर अप्लाई we will apply some physical efforts. We will वी apply विल apply some physical efforts on solids and will observe will observe its behavior changes and will observe its behavior changes. ओके। यहाँ पे जब हम बात करते हैं सॉलिड्स, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक वर्ड यूज करेंगे विच इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। बेटा रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? जिसकी शेप, हार्ड सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट शेप एंड साइज। बेटा लेकिन एक बात बताओ, जब हम रबर बैंड के बारे में बात करते हैं, रबर बैंड इज ऑल्सो कंसिडर टू बी अ सॉलिड। रबर। रबर बैंड भी तो सॉलिड ही है, वो लिक्विड या गैस तो नहीं है ना? हाँ उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं ना? हाँ आपके पास एक रॉड को हम बेंड कर सकते हैं ना ऐसे? हाँ। तो इस चीज को मन में मिथ मत लेके आना कि हम सॉलिड्स को स्ट्रेच नहीं कर सकते या बेंड नहीं कर सकते। बेटा रिजिड बॉडी हार्ड सॉलिड्स हैं जिनकी डेफिनेट शेप एंड साइज है, बट बॉडीज कैन बी स्ट्रेच्ड। स्टूडेंट, इवन जो स्टील बार है उसको भी अगर हम हिट करें तो उसकी भी शेप चेंज होती है, राइट? आपके पास सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप। अगर आपको उसको डिफॉर्म करना है, आपको उसकी शेप चेंज करनी है, तो आपको एक हाई अमाउंट ऑफ फोर्स देना पड़ता है। इन ऑर्डर टू चेंज द शेप और साइज, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। अगर आपने उतना फोर्स इसको प्रोवाइड कर दिया तो सॉलिड्स कैन चेंज इट्स शेप, और उस फोर्स को कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। बेटा दैट फोर्स इज रेफर्ड एज डीफॉर्मिंग फोर्स। तो पहले सॉलिड का मतलब लिख लो, रिजिड बॉडी का मतलब लिख लो। राइट ऑन दिस। A rigid body generally means hard solid objects having definite shape and size, but bodies can be stretched, compressed और bent। अगर हम किसी मेटल सर की, किसका मतलब है? बेटा रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी जिसके पास डेफिनेट शेप एंड साइज होती है, बट अगर हम उसको एक एप्रिशिएबल फोर्स प्रोवाइड करें तो इन सॉलिड्स की शेप हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और वो जो फोर्स आप प्रोवाइड करते हैं जिससे उनकी शेप
साइज या स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उस फोर्स को कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। पहले इसको लिख लीजिए। रिजिड बॉडी का मतलब, लिख लिया? Like, हाँ सर, डेफिनेट शेप एंड साइज। ओके, ये लिख लिया। अ सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप एंड साइज, इन ऑर्डर टू चेंज द शेप और साइज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। इसका सर। बेटा सॉलिड्स के अंदर अगर हम एक फोर्स अप्लाई करें तो उसकी शेप चेंज हो सकती है। ये लिख लो, अ सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप एंड साइज, इन ऑर्डर टू चेंज। बॉडी के अंदर हाँ जी। इज इट डन? चलिए, एक ऐसा फोर्स जो बॉडी की शेप, साइज या स्ट्रक्चर चेंज करने में हमारी हेल्प करता है, दैट इज रेफर्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स उसे कहते हैं जो कि बॉडी की शेप, साइज या स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, दैट्स कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। अ फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस अ चेंज इन शेप और साइज ऑफ अ बॉडी इज रेफर्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन लिखिए। लिख ली डिफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन? जैसा अब ओके, नेक्स्ट लिखिए रीस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, हाँ, रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स which is responsible, a force which is responsible to regain the original shape or structure of a body, to regain responsible to regain the original shape or structure of a body, to shape or structure of a body, shape or structure of a body after deforming force is removed. After deforming force is removed. After deforming force is removed. yes Okay. Next, लिखिए next definition, elastic body. Write down the next definition, elastic body. Those bodies, those bodies which are capable
those bodies which are capable to regain their original shape or structure, which are capable to regain their original shape or structure after deforming force is removed. After deforming force is removed. And this property of an object by virtue of which and this property of an object by virtue of which it regains its original configuration. It regains its original configuration after deforming force is removed. After deforming force is removed is called elasticity. Is called elasticity. Is called elasticity. After deforming force is removed is called elasticity. इलास्टिक बॉडी है भैया। हाँ जी बेटा, इसी में ही नेक्स्ट लाइन में लिखें परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखें परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। Perfect elastic body. Write down those bodies which regain its original position and configuration. Those bodies which regain their original position and configuration immediately and exactly after deforming force is removed. Immediately and Exactly after deforming force is removed is called perfect elastic body. Is called perfect elastic body. Called perfect elastic body. नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी those bodies which are not capable those bodies which are not capable to regain their original shape and size, which are not capable to regain their original shape and size after deforming force is removed. After deforming force is removed. After deforming force is removed are called plastic bodies. Are called plastic bodies. And this property is known as
and this property is known as plasticity, and this property is known as plasticity. प्लास्टिक बॉडी नहीं होगा। बेटा प्लास्टिक बॉडी उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखो परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी, सर सारा इलास्टिक बॉडी के अंदर ही है। नहीं नहीं बेटा, इलास्टिक बॉडी वो होती है जो बॉडी अपनी शेप साइज रीगेन कर पाती है। प्लास्टिक बॉडी वो होती है जो अपनी शेप साइज रीगेन नहीं कर पाती है, उसे प्लास्टिक बॉडी कहते हैं ना। ठीक है, परफेक्ट अब लिखो परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी, राइट डाउन बॉडी, राइट डाउन those bodies which do not regain, those bodies which do not regain their original configuration at all, their original configuration at all after removal of deforming forces, after removal of deforming forces. For example, cement. For example, cement. यस। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, बेटा लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जहां तक हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं और वो अपना इलास्टिक बिहेवियर शो करती है। मतलब अगर आप उसको स्ट्रेच करो और रिलीज करो तो अपनी शेप में वापस आ जाएगी। लेकिन सर इसकी भी एक लिमिट है, उस लिमिट के बियॉन्ड अगर आप बॉडी को स्ट्रेच करते हो तो ऐसा हो सकता है कि बॉडी अपना इलास्टिक बिहेवियर टेम्परेरी या परमानेंट लूज कर दे। दैट इज रेफर्ड एज, वो मैक्सिमम लिमिट इज नोन एज लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिखो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, the maximum value of deforming force for which elasticity is present, for which elasticity is present is called limit of elasticity, is called limit of elasticity. Full stop. Beyond this limit, material loses its elastic behavior. Material loses its elastic behavior. Next definition लिखिए, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। बेटा इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, सुनते हैं। लेट अस से आप अपने पिलो के ऊपर हेड रख के सो गए। जब आप नेक्स्ट डे उठे और आप अपना हेड हटाया तो जो पिलो रात भर से कंप्रेस हो गया था, अब वो पिलो धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगता है। अगर किसी बॉडी पे आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं तो बॉडी को वापस आने में कुछ टाइम लगता है। वो जो टेम्परेरी डिले होता है जब आप बॉडी में से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं और बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने में जो टाइम लेती है, उस डिले टाइम को कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो बेटा इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, द डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल स्टेट
by the body on removal of the deforming force is called elastic after effect. बेटा लिखो, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब the delay in regaining the original state of a body on removal of deforming force is called delay the delay in regaining the original state by the body on the removal of deforming force is called elastic after effect. It's called elastic after effect. Done. Next, elastic fatigue. Now what is elastic fatigue? Fatigue का मतलब क्या होता है? टायर्ड हो जाना, थक जाना, हाँ है ना? अगर आप किसी बॉडी को स्ट्रेच करके रिलीज करते हो तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आती है, दैट्स ट्रू। आप फिर से उसे स्ट्रेच करके रिलीज करते हो, वो फिर से वापस आती है। मतलब इलास्टिक बॉडी को अगर आप स्ट्रेच करके रिलीज करो तो अपनी शेप में वापस आती है, दैट इज ट्रू। लेकिन अगर यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली बार बार आप करो तो स्टूडेंट, इलास्टिक बॉडी अपना इलास्टिक बिहेवियर लूज कर देती है। आपके पास या तो उसका इलास्टिक बिहेवियर वीक हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि परमानेंटली लॉस्ट हो जाए। अगर आप किसी इलास्टिक बॉडी को बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स देते हैं जिससे उसका इलास्टिक बिहेवियर या तो टेम्परेरी या परमानेंटली लॉस्ट हो जाए, इस स्टेट को कहते हैं इलास्टिक फटीग। द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स बिहेवियर बिकम लेस इलास्टिक when the action of repeated alternative deforming force is applied। आपके पास जब आप बार बार उस बॉडी को डिफॉर्मिंग फोर्स देते हैं तो अपना इलास्टिक बिहेवियर लूज करने लगती है। दिस स्टेट इज नोन एज इलास्टिक फटीग। बेटा लिखो इसको, इलास्टिक फटीग मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स इलास्टिक बिहेवियर बिकम लेस इलास्टिक। सर दूसरे से डालो। इज इट डन? यस सर, जैसे इलास्टिक Less elastic under the action of repeated alternating deforming force. Under the action of repeated alternating deforming force. देख लिया? यस सर होगा। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए स्ट्रेस की। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। बेटा पहले बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? यस सर। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट। बेटा फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ 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 यस। ओके, प्रेशर का फॉर्मूला सुनाओ क्या होता है? सर डाउन राइट। सर प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड बाय एरिया, एरिया। है ना? रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? अभी बताया था रिस्टोरिंग फोर्स। अभी हाँ हाँ, चलो पढ़ के सुना दो, कोई बात नहीं।
Restoring force, a force after deforming force is removed. A force, बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स जो बॉडी की शेप साइज स्ट्रक्चर को चेंज करवाता है। डिफॉर्मिंग फोर्स सबसे पहले हमने डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में भी बात की है। अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब जो बॉडी की ओरिजिनल शेप साइज स्ट्रक्चर रीगेन करवाता है, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। तो बेटा स्ट्रेस का मतलब होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। राइट डाउन, स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स। तो क्या डायमेंशन बोलेंगे आप? बोलो, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt-2 डिवाइड बाय एरिया। हाँ, तो होगा ml p-2 a-1 नहीं एरिया और एल स्क्वायर एरिया और m l-1 t-2। p-2 इसकी यूनिट क्या होगी? इन मार्क भी जानते हो या पास्कल के नाम से भी जानते हो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। आपके पास स्ट्रेस, से यूनिट कैसे यूनिट पता बेटा यूनिट केजी मीटर-1 सेकेंड -2, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल। लिखिए एक नोट। अंडर आइडियल कंडीशन, अंडर आइडियल कंडीशन we believe there is no energy loss. We believe there is no energy loss, and applied force and applied force numerically equal to restoring force. Numerically equal to restoring force. Numerically equal to restoring force. Full stop. Next time लिखना, the direction of applied force. हाँ जी, the direction of applied force and restoring force, the direction of applied force and restoring force are opposite to each other. Are opposite to each other. Okay. Next, types of stress. Next is types of stress. First लिखो longitudinal stress. First लिखे longitudinal stress. बेटा longitudinal का मतलब होता है along the length, मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट को along the length कुछ फोर्स लगाया है, that is called longitudinal stress. longitudinal stress का मतलब होता है along the length। तो पहला लिखे टाइप longitudinal stress। अब इसमें भी फर्दर दो कैटेगरीज पे हम बात करेंगे, एक टेंसाइल स्ट्रेस और एक कंप्रेशन स्ट्रेस। बेटा एज अ नेम सजेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब होता है जब आप किसी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, उसकी लेंथ इंक्रीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल। और जब आप बॉडी की लेंथ को डिक्रीज करते हैं, इसे कहते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। तो आपके पास पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कौन सा होता है? अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द एरिया, इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जो कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, एक होता है कंप्रेशन स्ट्रेस। बेटा टेंसाइल स्ट्रेस जहां पे इंक्रीज इन लेंथ, और कंप्रेशन मतलब एज अ नेम सजेस्ट डिक्रीज इन लेंथ। लिखो बेटा लॉन्गिट्यूडनल के दो टाइप्स, कंप्रेशनल स्ट्रेस एंड
लॉन्गिट्यूडनल मतलब? Longitudinal definition. दिस इज लॉन्गिट्यूडनल डेफिनेशन, लिख लो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस is divided into two, that is टेंसाइल स्ट्रेस, मींस जहां पे हम लेंथ इंक्रीज करने की बात करते हैं। सेकेंड, कंप्रेशनल स्ट्रेस, जहां पे हम लेंथ डिक्रीज करवाते हैं। लिख लो बेटा, टेंसाइल स्ट्रेस भी एंड कंप्रेशन स्ट्रेस भी। राइट डाउन। हाँ जी बेटा, लिख लिया। टेंसाइल स्ट्रेस लिख लिया। कंप्रेशन स्ट्रेस मतलब जहां पे आप लेंथ को डिक्रीज करते हैं। अगर आप लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो डेल्टा एल नेगेटिव हो जाएगा बेटा। डेल्टा एल मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। इफ फाइनल लेंथ इज लेस देन इनिशियल लेंथ, तो डेल्टा एल विल बी नेगेटिव। डन। ये लिखना है। Then stress is called compression stress. यहाँ से नहीं, दैट्स इट, ओके। कंप्रेशन स्ट्रेस लिख लिया। हाँ। ओके। नेक्स्ट इज टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज टेंजेंशियल एंड शेयर स्ट्रेस? मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से क्यूबॉइडल शेप। आपने उसके टेंजेंशियल एक फोर्स लगाया। फोर्स लगाने की वजह से बॉडी की शेप चेंज हो गई। बेटा आपके पास जो बॉक्स ऐसे था, अब वो बॉक्स ऐसे हो गया। मुझे बताओ, ऐसा करने में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ या सेम रहा? बॉक्स ऊपर से उठा अंदर दबा दिया। मैंने बॉक्स जो ऐसे था उसको टिल्ट कर दिया ऐसे, तो वॉल्यूम पे क्या चेंज आया? करेक्ट। राइट डाउन। टेंजेंशियल स्ट्रेस, it produces a change in the shape of the body, but volume may not be changed. It produces the change in the shape of the body. ये लिखना बेटा यहाँ पे। If the deforming force acts tangentially to the surface, ये लिखना साथ में। If deforming force acts tangentially to the surface of body, this is the tangential force. It produces change in the shape of the body. It produces change in the shape of the body. But but the volume may not change. But the volume may not change. But the volume may not change. लिख लिया? यही पूरा पैराग्राफ लिख मैं ज्यादा लिखता हूँ। ओके।
हाँ जी, डन। Yes, sir. In the championship, in the championship of body. ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट नॉर्मल स्ट्रेस। बेटा नॉर्मल स्ट्रेस या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है, सुनते हैं। मान लो आपके पास एक बलून है जो कि स्फेरिकल इन शेप है। एक बलून है, आपने उसे कंप्रेस किया और बलून का साइज अब छोटा हो गया। Yes. पहले बलून का साइज बड़ा था, आपके फोर्स लगाने की वजह से बलून का साइज छोटा हो गया। पहले वो एक बड़ा स्फेयर था, आज वो छोटा स्फेयर है। लेकिन सर पहले भी वो स्फेयर ही था, आज भी वो स्फेयर ही है, बस उसकी डायमेंशन चेंज हुई। ऐसा स्ट्रेस जो बॉडी की ज्योमेट्रिक शेप सेम रखता है, मतलब पहले भी वो स्फेयर था, आज भी वो स्फेयर ही है। ऐसा स्ट्रेस जो बॉडी की ज्योमेट्रिक शेप सेम रखता है लेकिन उसके वॉल्यूम में चेंजेस कर देता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो बेटा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस में ये मेंशन जरूर करना, ज्योमेट्रिक शेप रिमेन सेम, ओनली वॉल्यूम चेंजेस। दैट इज, if a body is given a uniform force from all the sides, the corresponding stress is known as hydrostatic stress। और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस के अंदर ज्योमेट्रिक शेप सेम रहती है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाता है। राइट डाउन दिस। बेटा ये लिखना है, नॉर्मल स्ट्रेस, if a body is subjected to a uniform force from all the sides, then the corresponding stress is called hydrostatic stress। In this, geometric shape remains same, only volume changes। हाँ जी, डन। Yes, sir. तो नॉर्मल स्ट्रेस को हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी कहते हैं। बेटा नॉर्मल स्ट्रेस जब आप हर डायरेक्शन से उस पर फोर्स लगाएं, जब आपका फोर्स हर डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा हो और उसकी शेप, ज्योमेट्रिक शेप सेम रहे, तब उसे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहते हैं। बेटा आप बलून को अगर चारों तरफ से प्रेस करें तो बलून स्फेरिकल शेप में ही रहता है, बस उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। डन, लिख लिया। यस सर। नाउ विल टॉक अबाउट स्ट्रेन। आपने बॉडी को स्ट्रेच किया, आपने बॉडी को फोर्स लगाया, बॉडी की शेप चेंज हुई। ओके, तो बॉडी की शेप कितनी चेंज हुई? बेटा आपने बॉडी को फोर्स लगाया और बॉडी की शेप या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई, तो आपके बॉडी की शेप या कॉन्फ़िगरेशन कितनी चेंज हुई? दैट इज गिवन बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डन बाय यू। आपने बॉडी को जब कुछ फोर्स लगाया तो बॉडी के अंदर कुछ शेप चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल शेप या विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक वायर है, इस वायर की लेंथ है, लेट अस से वायर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। आपने इस वायर को नीचे की तरफ फोर्स लगाया, अब ये वायर स्ट्रेच हो गई, पहले थी 10 सेंटीमीटर और अब है लेटर से 12 सेंटीमीटर। तो चेंज कितने का आया? सर 2 सेंटीमीटर। इन व्हाट ओरिजिनल लेंथ? सर ओरिजिनल लेंथ वॉज 10 सेंटीमीटर, तो चेंज इन लेंथ वॉज 2 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ वॉज 10 सेंटीमीटर। तो सर स्ट्रेन
का मतलब हुआ यहाँ पे 2 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू 10 सेंटीमीटर। अच्छा सर, अगर बलून वाली बात करें जो अभी आप बात कर रहे थे, बलून का मान लो ओरिजिनल वॉल्यूम था 10 सेंटीमीटर क्यूब। आपने बलून का मान लो वॉल्यूम था 10 सेंटीमीटर क्यूब इनिशियली। आपने बलून को सभी तरफ से कंप्रेस करा और बलून का साइज अब छोटा हो गया। अब बलून का साइज हो गया 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो सर वॉल्यूम में कितना चेंज आया? सर वॉल्यूम में चेंज आया 2 का। बेटा 2। अब ये जो 2 आया, ये पॉजिटिव 2 या नेगेटिव 2? पहले कितना बोला था मैंने? 10। अब कितना बोला मैंने? 8। तो चेंज कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 8 - 10। यस, -2। तो बेटा ये चेंज नेगेटिव में भी हो सकता है। तो आपके पास चेंज इन वॉल्यूम कहूंगा मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज -2/10। सर अगर आपने किसी एक बॉडी पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया जिस वजह से उसकी बॉडी में शेप, उसकी शेप या साइज में चेंजेस आए, तो आपके पास ये जो शिफ्ट होगा, ये जो शिफ्ट होगा दैट इज नोन एज स्ट्रेन। दिस इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। एंड आपके फोर्स लगाने की वजह से यहां आ गई। तो ये जो चेंज होगा दैट इज कॉल्ड चेंज इन पोजीशन, जिसे हम बाद में ना शेयर स्ट्रेन के नाम से जानेंगे। स्टूडेंट तो पहले स्ट्रेन का मतलब लिखो। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ऊपर और नीचे दोनों तरफ। मैं डिफाइन फोर्स से क्या बेटा? मैंने डिफाइन फोर्स एक्शन मारी है इतना। नहीं नहीं, सिर्फ यही लिखो, डायरेक्ट स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम डायमेंशन है, इसीलिए स्ट्रेन की खुद की कोई डायमेंशन नहीं होती। स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की डायमेंशन एक जैसी है। लिख लीजिए इसे। यस सर। डन। अब बेटा स्ट्रेन को भी हम क्लासिफाई करते हैं फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब जहां पे हम लेंथ, चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ पे बात करते हैं। अगर आपने एक वायर को विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज डेल्टा एल बाय एल, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेक्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब की शेप या वाइस our original volume is known as volumetric strain. नेक्स्ट इज shear strain। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को टेंजेंशियल फोर्स लगाया और उसकी साइड थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, तो ये जो एंगल बना, ये छोटा सा जो एंगल बना, इसे कहते हैं shear strain, which means arc upon radius, that is arc upon radius, that's called shear strain। ये तीनों स्ट्रेन का मतलब लिख लो बेटा। longitudinal strain, volumetric strain and shear strain। डन। ये हो गया। कैसा होगा? तीनों फॉर्मूलाज लिख लिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेन। डन। ये तीनों फिगर्स भी ड्रॉ की हैं। ये ड्राइंग के बेटा फिगर भी ड्रॉ करो साथ में।
हाँ जी, डन। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट हुक्स लॉ। बेटा अभी तक हमने स्ट्रेस पढ़ा, स्ट्रेस का फॉर्मूला बताना क्या था? स्ट्रेस का फॉर्मूला बताओ क्या था? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन का फॉर्मूला बताओ। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट। स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं? नाम बताओ स्ट्रेस के। लॉन्गिट्यूडनल के दो टाइप होते हैं, टेंसाइल एंड कंप्रेशन। नॉर्मल स्ट्रेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेन के टाइप बताओ। ये शेयर स्ट्रेन। नाउ नेक्स्ट, हुक्स लॉ। बेटा आपने वर्क एनर्जी पावर में भी हुक्स लॉ एक बार पहले पढ़ रखा है, तो मुझे वर्क एनर्जी पावर का हुक्स लॉ याद करके बताओ क्या था? वहां पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। बेटा वर्क एनर्जी पावर में हुक्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा था, एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ अप्लाइड डिस्प्लेसमेंट। वर्क एनर्जी पावर में था हुक्स लॉ। ओके, एनी केस, नाउ अगेन वी विल स्टडी हुक्स लॉ। बेटा हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। हाँ जी। ओके, हुक्स लॉ states that stress is directly proportional to strain up to proportional limit। बेटा व्हाट इज प्रोपोर्शनल लिमिट? अगर एक लिमिट के बियॉन्ड हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेस दें, तो ऐसा हो सकता है कि वो अपनी इलास्टिक बिहेवियर लूज कर दे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्रेक कर जाए। तो स्टूडेंट आप किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर रहे हो और उसके अंदर स्ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी चेंज इन लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन शेप को ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन एक स्ट्रेच करने की भी एक लिमिट है। उस लिमिट के बियॉन्ड अगर आप उसे स्ट्रेच करोगे, तो ऐसा हो सकता है कि वो अपनी इलास्टिक बिहेवियर लूज कर दे। तो बेटा हुक्स लॉ कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। उस लिमिट के बियॉन्ड अगर आप बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस करोगे, तो ये बॉडी हो सकता है अपनी शेप परमानेंटली डिफॉर्म कर ले। सेकेंडली, बेटा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पे स्ट्रेन की पावर देखो कितनी है, स्ट्रेन की पावर इज 1। अगर स्ट्रेन की पावर 1 है तो ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन क्या होगा? अगर किस वाई पर, यस स्ट्रेट लाइन, एज डिपेंडेंसी ऑन पावर 1 स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया गया और प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह हमने की के या ई वर्ड यूज किया। बेटा ई या के को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका नाम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। बेटा ये जो हाँ, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, के लगाया, इसको के या ई रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा अगर मैं ई की बात करूं, तो स्ट्रेस, स्ट्रेन को नीचे ले आओ, तो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इज कॉल्ड ई, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। फिर बताओ स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? स्ट्रेस की यूनिट,
यस, जिसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रेन की क्या यूनिट होती है? यस, पास्कल भी कहते हैं। स्ट्रेन की क्या यूनिट होती है? यस, तो स्ट्रेस की यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं, तो ई की यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लिख लो बेटा, हुक्स लॉ। क्या बच्चा? हुक्स लॉ definition. Hooks found that within the elastic limit, stress is directly proportional to strain. लिख लीजिए इसको।